नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व के साथ साथ हमारा देश भारत आज कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है। केंद्र के साथ साथ तमाम राज्यों की सरकारें आज एकजुट होकर इस संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। इस बीच अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें दर्शकों, तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर नजर आती है। यहाँ पर न सिर्फ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है बल्कि पालन किया भी जा रहा है, और साथ ही साथ सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी कमी ना हो। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है दर्शकों कि लॉकडाउन के संबंध में किस तरह से सरकार निर्णय ले रही है और आगे आने वाले समय को लेकर सरकार की क्या कुछ रणनीति है, इस पर बात करेंगे। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक जी उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं मदन कौशिक जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं वो लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और मंत्री जी से सवाल कर सकते हैं। तमाम जो निर्णय सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और आगे किस तरह की स्थिति रहने वाली है, जो भी आपके मन में लॉकडाउन से संबंधित प्रश्न है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री जी से पूछ सकते हैं। एक बार फिर भी मैं आपको नंबर्स दोहरा देती हूँ। हमारे फ़ोन नंबर्स है 7579428047। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428028 और लैंडलाइन नंबर है हमारे 01352666335 और हमारा दूसरा लैंडलाइन नंबर है 01352665478। तो इन तमाम नंबर्स पर आप हमें कॉल करें, मंत्री जी से अपने सवाल पूछें। तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्री जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी। उत्तराखंड राज्य, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि स्थिति उत्तराखंड की अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है और उसका सारा श्रेय कहीं ना कहीं सरकार को और कोरोना वॉरियर्स को जाता है। अगर फिलहाल आज की तारीख की बात करें तो किस तरह से आपको 13 के 13 राज्यों की स्थिति नजर आती है? हालांकि 13 के 13 जिलों की स्थिति नजर आती है। हालांकि जो 10 जिले हैं वो काफी अच्छा, वहां पर कोरोना का कहीं भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। 3 जिले हमारे जो हैं उनको थोड़ा गंभीरता से उन पर देखना पड़ेगा, लेकिन स्थिति फिलहाल की क्या है? देखिए सोनाली जी, अपने राज्य में हम लोगों ने प्रारंभ से ही, जब लॉकडाउन 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, हमने उसके बाद उसमें छूट नहीं दी। 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और हम 25 तारीख से 3 दिन पहले यानी 22, 23, 24 ये एक्स्ट्रा मानिए, हमने पूरी तरीके से लॉकडाउन किया हुआ है राज्य। हमने केवल सीमाएं सील नहीं की, अभी तो राज्य के अंदर जनपद की सीमाएं एक दूसरे से अलग की हुई हैं। हमने प्रयास किया कि हमारे पहाड़ पर कोई संक्रमित व्यक्ति ना जा पाए। इसमें हमें कई लोगों ने उलाहना भी दिया, कई लोगों ने नाराज़गी भी दी, कई लोगों ने हमें कहा भी है। लेकिन हमने, अगर कोई हल्द्वानी आया है और उसको हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जाना है, क्वारंटीन करने के बाद ही हम उसको पिथौरागढ़ भेजने में हमने प्रयास किए हैं। कोई देहरादून आया, देहरादून से उत्तरकाशी जाना है तो उत्तरकाशी उसके घर उसे जब ही जाने दिया जब उसने क्वारंटीन पीरियड को पूरा कर लिया है। दूसरा, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि राज्य के अंदर जो मरकज के आने वाले लोग थे वो संख्या हमने बहुत तेज़ी के साथ सर्च किया। इसके लिए हमने मैं बधाई भी देना चाहूँगा अधिकारियों को जो लगे हुए हैं। सब लोगों ने लगकर वो 1400, 1450 लोगों को चिन्हीकरण किया। उसमें से ये जो संख्या आपको नज़र आ रही है हमारे राज्य में, एक्चुअल में देखें तो मरकज को छोड़ दे तो हम तो फिर तो देश के उन राज्यों में शामिल है जिसमें ना के बराबर है। मरकज के कारण ये संख्या नजर है। इसमें से भी अगर हम 57 पर जाएं, इसमें से भी 38 से के लगभग ठीक होकर घर चले गए हैं। यानी संख्या कोई ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। दूसरा, अगर आप देखेंगे हमारे 4 जनपदों को छोड़ दें, इसमें उधम सिंह नगर जनपद को अगर कल परसों की घटना को छोड़ दें तो वो भी कम हो सब ग्रीन जोन में आने वाला था, एक दिन शेष था उसका आने का। बाकी हरिद्वार है और देहरादून है और अपना नैनीताल है। इन 3 जिलों को छोड़कर चौथा जोड़ दे तो बाकी जो हमारे 9 जनपद है उन जनपदों में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। 1-2 जनपदों में आया तभी ठीक हो गए थे। तो इस प्रकार से वो सारे ग्रीन जोन में हैं। उनमें हमने कुछ छूट देनी प्रारंभ कर दी हैं, कुछ जिलों को खोल दिए हैं। राज्य में हमने इस परिस्थिति को देखते हुए अपने पूरे उद्योगों को स्टार्ट कर दिया है। किसानों का सारा काम शुरू हो गया है, मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। राज्य में नेशनल हाईवे का काम शुरू कर दिया है, 4 धाम का काम शुरू कर दिया है। हम लोगों ने रेलवे लाइन का काम जो चल रहा था उसको शुरू किया है। तो कुल मिलाकर राज्य में जहां हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं,
कोरोना के साथ साथ जो आर्थिक एक लड़ाई शुरू हुई है, उस आर्थिक लड़ाई को भी हम साथ साथ लड़ रहे हैं। इसलिए राज्य में हमने दोनों को बराबर लिया है, जिससे कि राज्य की जो आर्थिकी बहुत इस रूप में खड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हमें लाभ मिल सके, कुछ अच्छा हो सके, ये भी हमने चिंतन करते हुए इसको हमने शुरुआत की है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ हम कोरोना की लड़ाई भी जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आर्थिक रूप से भी जो हमें पिछले इतने लॉकडाउन में कहूँगा मैं कि थोड़ा एक लगा था कि आर्थिक रूप से हम काफ़ी पीछे खड़े हो गए हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं स्टार्ट हमने कर दिया है। तो दोनों लड़ाइयों को हम साथ साथ लड़कर दोनों लड़ाइयों को हम जीतेंगे। बिल्कुल मंत्री जी, आपने यहाँ पर तमाम वो पहलू छुए और जो कार्य जो राज्य सरकार निरंतर अब तक करती आ रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन जो राज्य सरकार ने लिया, तमाम सरकारें भी ले रही हैं केंद्र की गाइडलाइंस के बाद है, वो है जो उत्तराखंड के जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और जो जिनकी इच्छा वापस उत्तराखंड आने की है, तो ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार अब कदम उठा चुकी है। लिंक जारी किया गया है। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि राज्य सरकार ने एक स्पेशल लिंक जारी किया है, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, dsclservices.in। इस लिंक पर क्लिक कर आप रजिस्टर कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि आपको उत्तराखंड अपने राज्य वापस आना है और आपके रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही सरकार आप तक पहुंचेगी और कोशिश यही रहेगी कि आपको सकुशल अपने राज्य वापस लाया जा सके। इसके साथ ही कुछ टेलीफोन नंबर्स भी राज्य सरकार ने जारी किए हैं। इन तमाम जो टेलीफोन नंबर्स हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप जहां पर भी इस वक्त हैं उसकी जानकारी आप इन नंबर्स पर कॉल करके जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचा सकते हैं वो तमाम जानकारी, और उसके बाद सरकार एक्शन लेगी। एक्शन इन द सेंस की सरकार देखेगी कि आप किस परिस्थिति में, आप क्यों वापस आना चाहते हैं, क्या है और आपको बेस्ट कौन सा तरीका हो सकता है जल्द से जल्द अपने राज्य वापस लाने का। तो ये तमाम नंबर्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करें और जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और कोशिश यही है प्रदेश सरकार की कि जल्द से जल्द आप सभी को, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में हो, आपको वापस राज्य लाने की कोशिश की जा सके। तो लगातार जो राज्य सरकार है वो प्रयासरत है, लगातार कोशिश राज्य सरकार की यही है कि आपको वापस उत्तराखंड लाया जा सके। आप चाहे देश के किसी भी कोने में इस वक्त मौजूद हैं, तो तमाम नंबर्स आपने देखे, लिंक्स आपने देखे, इस लिंक पर आप रजिस्टर आपको करना है, आवेदन आपको करना है और SDRF पुलिस लाइन कंट्रोल रूम नंबर भी आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और आप जो भी आप जहां पर भी इस वक्त हैं वहां से आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन करके वापस राज्य लाया जाएगा। तो इसी पर आगे जानकारी लेते हैं मंत्री जी से, लेकिन उससे पहले SDRF का नंबर भी आपको बता दें कि SDRF का भी एक स्पेशल नंबर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर SDRF कंट्रोल रूम नंबर है, ये आपकी स्क्रीन पर लैंडलाइन और मोबाइल दोनों नंबर्स हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको, अगर प्रदेश के अंदर आप किसी भी हिस्से में हो और आप एक राज्य से दूसरे माफ कीजिएगा एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप इन नंबर्स जो दिए गए हैं इन पर संपर्क करके आप वापस अपने जो जिला है वहां पर सकुशल पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर मंत्री जी से सवाल करते हैं। तो मंत्री जी, लगातार हमने अपने जो टेलीफोन नंबर है, खासतौर पर जो लिंक है जिस पर अप्लाई करना है, जिस पर आवेदन करना है, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोसेस है, रोड मैप किस तरह का है, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो वासी है वो देश के कोने कोने में है, तो किस तरह से सरकार की पॉलिसी है उनको वापस राज्य लाने की? देखिए सोनाली जी, अगर आप देखेंगे, हमने अपने उत्तराखंड राज्य के जो स्टूडेंट्स बाहर थे, हम कोटा से लेकर आए, औरंगाबाद से लेकर आए, इलाहाबाद से लेकर आए, जोधपुर से लेकर आए, जयपुर से लेकर आए, पंजाब से लेकर आए, हरियाणा से लेकर आए, दिल्ली से लेकर आए। इतने स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो वहाँ हमारे जो हमने एक सबको एक जैसा दिल्ली में हमने अपना उत्तराखंड सदन, पंजाब में हमने इसी प्रकार से कहा था कि वहाँ के जो उनके शेल्टर रूम उन्होंने बनाए उनमें जो होंगे, इनको तो हम लेकर आ गए और हम भारत सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे थे। परसों से हम भारत सरकार की गाइडलाइन जारी हुई, उन्होंने कहा कि आप एक राज्य में एक अधिकारी की नियुक्ति करोगे, अधिकारी की नियुक्ति के बाद आप अन्य राज्यों से संपर्क करोगे और फिर आप देखेंगे कि किस राज्य से कितने आने हैं। हमने तत्काल उसी समय एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति उसी समय कर दी। उसी समय हमने सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को एक मेल भेजा और आप देखेंगे 24 आवर 24 घंटे में हमारे इस लिंक और टेलीफोन के माध्यम से, हालांकि लिंक तो हमने बाद में दिया, 8-10 घंटे तक हम इंतजार करते रहे कि बनाने में उसको सब जो व्यवस्था बनती है, लेकिन जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है
उस सब के माध्यम से अभी तक जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ 76,000 से ज़्यादा 76,000 मोर देन इतने हमारे पास नंबर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी गाड़ियाँ आज चल चुकी हैं, वो पहले हरिद्वार आएंगी, फिर जिलों प्रदेश के अन्य उसमें जाएगी। कल हमारी राजस्थान से भी, यानी अब कुल मिलाकर पर डे इस प्रक्रिया को शुरुआत हो गई है। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे राज्य के जो भी लोग देश के किसी भी राज्य में हैं उन सबको हम अपने राज्य में सकुशल लेकर आए, जिससे कि वो जो लोग लॉकडाउन के अंतर्गत वहाँ किसी रूप में थे या वहाँ रहते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि अब घर के उनको पहुँचना चाहिए, उन सब के लिए राज्य सरकार ने किसी भी रूप में एक भी राज्य का वो निवासी हो किसी भी रूप में उसको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ना भोजन की आने देंगे, ना उनको रहने की आने देंगे, ना लाने की आने देंगे। उसको लेकर आने से लगाकर सारी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने अपने लोगों को ये विश्वास ही नहीं दिलाया, अपितु इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक एक चीज़ को हमने सने सने करते हुए और हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल कौशिक जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अब 75,000 से ज़्यादा लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं और उनको लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पूरे मूवमेंट के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जब आप इंटरस्टेट ट्रैवल करने वाले हैं तो टेस्टिंग होनी कई जगहों पर होगी जहां पर कुछ संदिग्ध मामले लगेंगे या फिर क्वारंटीन का प्रोसेस होगा, तो उसको लेकर भी एक रणनीति कहीं ना कहीं सरकार ने बनाई होगी, जिससे जो लोग आ रहे हैं वो बाकी जो लोग राज्य में रह रहे हैं उनके साथ अच्छे से कहीं ना कहीं अमेलगमेट हो जाए। ये सही है कि उनको थोड़ा इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और ये केवल अपने राज्य के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं, उनके व्यक्तिगत के लिए नहीं, देश के लिए भी सबसे सेफ रास्ता है। वो जहाँ से चलेंगे वहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जहाँ से चलेंगे वहाँ उनकी पूरा जो प्रक्रिया उसको उनको फॉलो करना चाहिए। जब वो हमारे राज्य में आएंगे हम उनकी प्रॉपर जांच करेंगे। जांच करने के बाद वहाँ दो रास्ते निकलेंगे। जिसको कहीं हमें सिम्टम्स नजर आएंगे उसको तो हम होम क्वारंटाइन नहीं करेंगे, उसको हम कहीं जहाँ हमने स्थान तय किया क्वारंटाइन के वहाँ भेजेंगे। जो सही होंगे, सिम्टम्स भी नहीं होंगे, उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन वो उनको रहना ही पड़ेगा, उनको अपने घर में रहना पड़ेगा। घर वालों को भी चाहिए कि जितने दिन वो होम क्वारंटाइन रहें उनसे जो प्रक्रिया उसका पालन कराएं। मुंह पर मास्क रखें, मास्क के साथ साथ वो किसी को छुएं नहीं, घर के अंदर रहें, वो अलग रहें। लैट्रिन बाथरूम उनका कमरे के अंदर अलग होना चाहिए, उसको अन्य को यूज ना करें। ये सारी प्रक्रिया उनको पालन करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वो हमारे पास आने वाले हैं। आपने परसों पंजाब में देखा होगा, पंजाब का जो एकदम तुरंत ही ग्राफ बढ़ा है, हाल खराब हुआ है, वो इसी कारण से हुआ है कि एकदम वो सब लोग आए और आने के बाद उनमें से कुछ लोग घर चले गए। उन्होंने अपनी डॉक्टरी नहीं कराई, उन्होंने अपने आप को जो वहाँ सारे डॉक्टर्स थे उनके हवाले नहीं किया कि हम आ गए हैं। तो ये प्रक्रिया का पालन उनको करना भी है, जो लोग आएंगे प्रक्रिया का पालन अधिकारियों को कराना भी है, और इस प्रक्रिया का पालन करना और कराना ये उन सब के लिए, इस देश के लिए, हमारे लिए, राज्य के लिए एक मैंडेटरी है, जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस प्रक्रिया को पालन कराते हुए राज्य के अंदर सबको लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कोशिश पूरी कर सकती है लोगों को वापस अपने राज्य लाने की, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझनी चाहिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड राज्य में भी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, चाहे मजदूर की बात की जाए, चाहे और लोगों की बात यहाँ पर की जाए, चाहे कुछ पर्यटक हो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं लगभग सेम ही प्रोसेस होगा जो वापस वो अपने राज्य सकुशल पहुँच सके। उनके लिए भी यही प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर में हम लोग सब राज्यों से जो संपर्क कर रहे हैं वो राज्य हमसे संपर्क कर रहे हैं। जैसा हमारे यहाँ उदाहरण के तौर पर पश्चिमी बंगाल के लगभग 800 लोग हैं जो शुरू से ही हैं। अब हमने पश्चिम बंगाल सरकार में 2 या 3 बार बातचीत की, उन्होंने हमें रेस्पॉन्ड नहीं किया था। अब हमने दोबारा किया है कि प्रोसीजर खुल गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बेचैन हैं जो जाने वाले लोग हैं। हमारे अधिकारी भी जो अब तक उनको होटल में रखे हुए हैं उनकी पूरी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। अधिकारियों को भी लगता है कि अगर ये जाना चाहते हैं इनको भेजना चाहिए। तो सब राज्य सरकारें अब अपने लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए इसीलिए संपर्क में है कि सपोज करिए हमारे दिल्ली में 2000 लोग हैं, 4000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, लेकिन दिल्ली के यहाँ भी 2000 लोग होंगे, तो वो एक बार पता चल जाए कि 2000 यहाँ से जाने हैं, 10,000 हमारे आने हैं, तो वो लगातार हमारा काम भी चलता रहेगा और एक जो जितनी जल्दी हो जाए ये सारी चीज़ें उतना ही ठीक भी रहेगा। तो इस प्रकार से सब राज्यों के साथ संपर्क में हैं हम, अन्य राज्य हमारे संपर्क में हैं। तो ये एक प्रक्रिया इस प्रकार की है जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सबको इसका पालन करते हुए और अब अपने राज्यों के जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं उनको अपने राज्य में लाना है।
बिल्कुल। तो बेहद आप सराहनीय काम यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। अब कौशिक जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन 2.0 की लगातार हम बात कर रहे हैं, निर्णय कई राज्य सरकार ने लिए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, सशर्त कई चीज़ों में रियायतें दी जा रही हैं। जैसे कि हमने देखा अभी बीते रोज़ स्टेशनरी की दुकानें अब खोलने की परमिशन है तय समय सीमा में, साथ ही साथ फैंस को लेकर भी हुआ कि फ़ैन की, पंखों की दुकानें भी खुलेंगी। ऐसे में कई ऐसी रियायतें हैं अब जो राज्य सरकार धीरे धीरे लोगों को दे रही है, जिससे लोग भी काफी हद तक अपनी खुशी जता रहे हैं। देखिए, पहले चूंकि ये जो कानून है इसका पालन करना है भारत सरकार के निर्देशों पर रहता है। भारत सरकार जितनी राज्यों को छूट देती है, राज्य उसी छूट के अंतर्गत अपने राज्यों में उसमें बढ़ा तो नहीं सकते, कम कर सकते हैं। राज्यों को अधिकार नहीं है। हम लोगों को जब छूट देनी शुरू हुई तो हमने अपने राज्य का आकलन किया। आज हमने राज्य के अंदर उद्योग के साथ साथ ईंट भट्टों को चलाया। हमने राज्यों के साथ साथ सारी किसानों की हर चीज़ खोली। हमने कंस्ट्रक्शन के पूरे काम खोल दिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे वो सरकारी हो। इसके साथ साथ हमने किताबों की दुकानें, फैन की दुकानें, ये सारे हमने खोले। जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ हमने पूरे बाजार खोल दिए। थोड़ा कम समय के लिए खोलें, आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाएंगे। लोडिंग अनलोडिंग जब होगा बाहर से जाने वाले सामान का, उस समय बाजार को हम बंद रखेंगे, जिससे कि यहाँ से सहारनपुर या देहरादून या अन्य राज्यों से जो सामान आएगा उसकी जब अनलोडिंग होगी उस समय वहाँ हम चाहते हैं कि मार्केट की भीड़ भाड़ से वो अलग रहे, जिससे कि अगर कहीं कोई इस प्रकार का सिम्टम्स हैं वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। ये सब लोग हम कर रहे हैं। सैनिटाइज करेंगे पहले सारे सामान को, उसको उतारेंगे, फिर उसको वहाँ से वापस भेजेंगे। इतना देखभाल हमें करना ही है। तो इस प्रकार से राज्य के अंदर अगर हम देखते हैं 4 जनपदों को छोड़कर, 4 जनपदों में भी इनके नगर निगम क्षेत्र को ज़्यादा छोड़कर, सारे जनपदों के नगर निगम, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, बाकी में हमने रियायत देनी शुरू की है। आने वाले समय में गाइडलाइन जैसे 3 तारीख को मिलने वाली है, हमें 3 तारीख की गाइडलाइन के अनुसार हमें और क्या क्या खोलना है, क्या क्या राज्य को अधिकार दिए गए हैं, उसके अनुसार भी हम अपने राज्य में उसी प्रकार से छूट देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारा राज्य भगवान के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से हम ठीक स्थिति में हैं। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कोरोना के जितने पॉजिटिव केस है वो भी निगेटिव आएंगे और राज्य हम निश्चित रूप से कोरोना फ्री राज्य के रूप में हम घोषणा करें, ये मन में कहीं ना कहीं एक भाव हमारे हैं। बिल्कुल सर, आपने 3 तारीख की बात की सर। 3 तारीख के बाद आगे की चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह से केंद्र सरकार फैसला लेती है लॉकडाउन को लेकर। लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो 3 तारीख के बाद की किस तरह की रणनीति, अगर लॉकडाउन खुलता है और अगर उस स्थिति में काफ़ी लोगों को सड़क पर आने की अनुमति मिलती है तो उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश राज्य अपने स्तर पर जारी कर सकता है? अलग अलग है। देखिए, हमने सारे जिलाधिकारियों को, सब जिलों का नोडल कोरोना के मद्देनज़र हैं, कई टीम वहाँ काम कर रही हैं। उन टीम की इसी रूप में सारी देखभाल भी है कि लोग अधिक मात्रा में घरों से निकलने के बाद भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं। अगर हमको एक जगह ज़्यादा भीड़ नज़र आती है तो ये प्रयास वहाँ का पुलिस थाना इंचार्ज है या अन्य जो अधिकारी इसको देखते हैं वो प्रयास करें कि लाइन को दूर तक उनको खड़ा करें। 3 फीट से 4 फीट से ज़्यादा दूरी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी, उसका पालन करेंगे। और ये सब लोगों को भी जानना पड़ेगा कि ये कोरोना जो इस प्रकार का एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको पूरी दुनिया आज जिस संकट से जूझ रही है, गुजर रही है, भारत में इस कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की थी उसके कारण आज देश में इस कोरोना को लेकर हम लोग पूरी दुनिया के अंदर लोग हमारी सराहना कर रहे हैं, हमारे काम की सराहना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्णय की सराहना कर रहे हैं। उस निर्णय को बेकार ना जाए, उस निर्णय को पूरी दुनिया में हमारा निर्णय इस रूप में रहे कि भारत ने कितना अच्छा किया। इसके लिए यहाँ सब जनता को भी पालन करना चाहिए। हम घर से बाहर निकले बिना मास्क के ना निकलें, हम लोग अपने बच्चों को बिना मतलब घर से बाहर ना निकालें, जब काम हो जब ही निकलें। और साथ साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर में भी करें, घर के बाहर भी करें। ये हमारी आदत में आना पड़ेगा, ये हमें हैबिट में आना पड़ेगा। अगर हम घर में इस आदत को पालेंगे तो बाहर निकल कर हमें लगेगा कि हमें करना है। तो इस प्रकार से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, कि सब लोग लॉकडाउन में ढील के दौरान या लॉकडाउन खुलने के बाद जितनी छूट मिलेगी उस छूट के दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और बिना मतलब केवल ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है मार्केट में हमें जाना है, ये उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए आपको। तो मैं समझता हूँ कि लोग भी अब कहीं ना कहीं मन से तैयार हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना है, हमें हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा होना है
और हम उसमें से एक हैं। बिल्कुल, सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को भी अपना फर्ज अदा करना है। सर, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्कार कौशल साहब। नमस्कार। मैं विमल धानी बोल रहा हूँ कोरार से। जी विमल जी, अपना सवाल करिए। मेरा ये प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जिस तरह से काम करी वो तो बहुत सुंदर है, तारीफ के काबिल है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जैसे पहले मजदूर, छात्र या पर्यटक जो कैंपों में रह रहे हैं लोग, उनको पहला बाहर निकाला जाएगा। जो आम आदमी है, जैसे हमारा परिवार फंसा हुआ है नोएडा इंदिरापुरम में, वो कब तक वापस आ सकते हैं? देखिए ध्यानी जी, आप इस पर रजिस्टर्ड कराइए और हम जैसे आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर आ रहे हैं, कल परसों तक हो सकता है दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, यहाँ से भी शुरुआत हो जाए और वो वहाँ रहे। उनको कहिए निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन के अंदर अंदर हम उनको लेकर अपने राज्य में आएंगे और निश्चित रूप से वो जहाँ रह रहे हैं ठीक प्रकार से रहें, वहाँ के निर्देशों का पालन करें और राज्य में आने के बाद यहाँ के निर्देशों का पालन करें। आप निश्चिंत रहिए, उनको हम राज्य में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि सरकार अपने प्रयास लगातार कर रही है, लिंक जारी किया गया है, फ़ोन नंबर्स लगातार जारी किए गए हैं, आप आवेदन करिए, उसके बाद सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेगी कि आपको बाहर से अपने राज्य वापस लाया जा सके। सर, बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती थी कि जिस तरह से स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएँ हैं, कई सवाल हमारे पास आते हैं कि उत्तराखंड में अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो उनको लेकर सरकार इस वक्त कोरोना के खिलाफ कितनी सक्षम नजर आती है? चाहे वो बेड्स की बात हो, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड्स हो, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स हो, चाहे मेडिसिन हो, तो उसको लेकर उत्तराखंड की क्या तैयारी है? देखिए सोनाली जी, मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस मामले में बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस समय देश के अंदर कोरोना की सुगबुगाहट शुरू हुई, पहला केरल के अंदर एक चर्चा आई, तभी हम लोगों ने एक बड़ी बैठक की, कैबिनेट की, और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरे अधिकार दिए। यानी हमारे यहाँ पूरे 18 वर्षों में जितने पद सृजित हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इस समय हमारे पास है। 2735 हमारे पास पद सृजित हैं डॉक्टर्स के, 2000 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे पास काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए जो मेडिकल कॉलेज है उनके प्रधानाचार्यों को अधिकार दिया, जिलों में डीएम को अधिकार दे दिया, पैरामेडिकल के लिए सीएमओ को अधिकार दे दिया। हमें कितने मास्क चाहिए सितंबर अगस्त तक, वो सारे हमारे पास है। पीपी किट जितनी चाहिए वो हमारे पास है। वेंटिलेटर जितने चाहिए वो कुछ हमारे पास है, कुछ हमने ऑर्डर कर दिए हैं। हमारे पास क्वारंटाइन करने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी सितंबर तक, वो आज हमारे पास है। अभी उनमें से 10% भी फिलअप नहीं हुए। आइसोलेशन हमने जो बेड बनाए हैं वो भी 10% नहीं भरे भी हमारे यहाँ। हमारी स्थिति इतनी, सुविधाओं की दृष्टि से हम देखें तो हमारे पास पूरे राज्य के अंदर इस समय सितंबर तक के लिए, अगस्त लास्ट और सितंबर तक के लिए, चाहे वो आइसोलेशन बेड हो, चाहे वो क्वारंटाइन बेड हो, चाहे वो हमारे पीपी किट हो, चाहे हमारे मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने ये सारा आकलन पूरे देश और पूरी दुनिया का अध्ययन के बाद जिस स्पीड से बढ़ रहा है, भगवान करे हमारे यहाँ नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमने तैयारी सितंबर तक की फर्स्ट फेज में की है। सेकंड फेज की तैयारी हमारी इस समय जारी है। एडवांस में हमने वेंटिलेटर के ऑर्डर, हमारे पीपी किट के ऑर्डर, हमारे मास्क के ऑर्डर, जो भी दे रहा हमें सब दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर हम पूरी तैयारी से हैं। हमने हमारे जो कोरोना के लिए लड़ने के लिए कौन कौन से हमने भर्ती के लिए हमें बेड, वो हॉस्पिटल तैयार करने, वो हमने तैयार हो गए हैं। आगे भविष्य के लिए हॉस्पिटल बनने हैं, उनकी तैयारी हो गई है। हाँ, चाहे हरिद्वार में बने, हल्द्वानी में बने, देहरादून में बने, वो हमने तैयारी कर ली है। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्थिति आगे भविष्य की हर स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं तैयार नजर आता है। सर, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए सर और अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपसे निवेदन, अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मेरा नाम कमलेश नौटियाल है जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं ऋषिकेश ढालवाला से बात कर रहा हूँ। जी सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जो यहाँ लोकल में लोग फंसे हुए हैं। जी। हेलो,
आवाज आ रही है? जी सर, अपना सवाल रखिए। हाँ, जो यहाँ लोकल में लोग फंसे हुए हैं जी और जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है, जी और हम लोग इस तरह से फंसे हुए हैं कि लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए पहाड़ से आते हैं जी और वो लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि वापस जाने की सोचते हैं तो नहीं जा पाते हैं। कभी जी। कहते हैं कोई पास बनाओ, कभी कहीं चक्कर लगवाते, कहीं चक्कर लगवाते हैं, जी लेकिन पास मिलता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि मैं ही अपनी को बता रहा हूँ कि मैं एक 17, 18, 22, 25 से तो लॉकडाउन हुआ था, जी 18, 19 तारीख को यहाँ आया था, जी एक सप्ताह रुकना पड़ा, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। जी वापस जाने के लिए किसी को अगर मेडिकल के कागज भी दिखाता हूँ तो लोग मानते नहीं, पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी मानने को राजी कहाँ नहीं। जाना है? आपको वापस कहाँ जाना है सर? हमको टिहरी लमगांव की तरफ जाना है। नहीं, मुझे नहीं पता। हमने बीच में भी 2 दिन 3 दिन के लिए इस प्रकार की सुविधा दी थी आपको। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। इस समय हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारे राज्य के अंदर जो इस प्रकार के राज्य के अंदर ही विभिन्न जनपदों में लोग हैं, उनको अपने जनपद में जाना है, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या करेंगे, हम उनको भी उनके जनपद में भेजेंगे। अभी तक क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला था और हम लोगों ने उन्हीं को छूट दिया जिनके पास अपनी गाड़ी थी। संभवतः अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आप अनुमति मांगिए कि मैं अपने वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर आप क्वारंटाइन नहीं रहे तो वहाँ आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आप उसका पालन करिए और आपको आपके जहाँ आप जाना चाहते हैं, जौन सी पट्टी आपकी है, जौन सा आपका जनपद है, आप उसमें जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंटर स्टेट उनका सवाल था कि इंटर स्टेट हाँ, जिस तरह से खोल वो रहे जा हैं। सके। जी स्वास्थ्य से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था सर, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल काबू में है और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने प्रयास जारी है। लेकिन अगर बात पहाड़ों की जाए, अक्सर ये सवाल उठता है सर कि वहाँ पर जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो मैदानी इलाकों जितनी बेहतर नहीं है, तो वहाँ पर फिलहाल स्थिति कोरोना को लेकर बेहतर है, लेकिन अगर भगवान ना करे वहाँ पर कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं तो उस ओर किस तरह सरकार ध्यान दे रही है? नहीं सोनाली जी, इस सरकार ने इस परसेप्शन को चेंज कर दिया है। अब आप देखेंगे, आप जितने डॉक्टर प्लेन में उतने पहाड़ में, आप सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब में देखेंगे डॉक्टर्स पूरी तरीके से हैं वहाँ, कहीं कोई कमी डॉक्टर्स की नहीं है। आज पूरा आप धारचूला देखेंगे, वहाँ डॉक्टर्स हैं। आप देखेंगे चमोली, वहाँ डॉक्टर हैं। आप उत्तरकाशी देखेंगे, वहाँ डॉक्टर हैं। आप देखेंगे टनकपुर, वहाँ डॉक्टर हैं। आप देखेंगे हरिद्वार डॉक्टर हैं। आप देखेंगे रुद्रपुर डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर्स के साथ साथ तमाम सुविधाएं जो सुविधाएं कोरोना पूरी से लड़ने के लिए जो इस वक्त चीजें चाहिए, हमने अलग अलग किया है। देखिए, 2 चीजें हैं। हमने स्पेशल कोरोना के लिए एक स्पेशल हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमने पहले सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके लिए हमने नॉमिनेट किया था। बाद में हम लोगों ने तय किया कि सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बजाय हम लोग जो कोरोना के स्पेशल केस होंगे उनको 3 या 4 जगह रखेंगे। तो हमने ये भी प्रयास किया, इस पर भी हमने वर्क कर लिया है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक तौर पर वहाँ आएंगे, डॉक्टरी होगी, उसके बाद उनको रेफर करेंगे। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था हमने बनाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चमोली में हैं तो चमोली में आपको सुविधा मिलेगी, आप उत्तरकाशी में वहाँ मिलेगी। इस सरकार ने पिछले 3 वर्षों में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय और सराहनीय काम किए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स की भर्ती हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ा है, बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो हमें आवश्यकता थी उसको दिया है। हाँ, चाहे वो एम्बुलेंस से लगाकर, सीएमओ को गाड़ी से लगाकर, किराए की गाड़ी रखते थे वो हमने खरीदने की अनुमति तुरंत दे दी, आप खरीदिए तत्काल। ये सारी चीज़ें हमने की हैं। तो इसलिए हेल्थ के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है और इसका परिणाम इस रूप में आप देख सकते हैं कि हमने पूरे राज्य के हर निवासी को 5 लाख तक के सुविधा दी है। तो तभी तो हम दे पाए हैं कि उत्तरकाशी के लोग उत्तरकाशी में लें, वहाँ लें। हमने 5 लाख तक का सब लोगों को फ्री इलाज किया है। वो हर व्यक्ति है, चाहे उसमें आप है चाहे मैं भी हूँ, 5 लाख तक का हमारे लिए भी है। चाहे वो आदमी जो गरीब गांव में मजदूरी करता है, चाहे वो जो शहर में रिक्शा चलाता है, सबके लिए हमने बराबर इस रूप में किया। तो इसलिए हेल्थ में हमने बहुत अच्छा काम। बिल्कुल सर, तो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
चलिए, शायद जो हमारे कॉलर थे उनसे संपर्क इस वक्त टूट गया है। आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, पर्यटन की बात करते हैं। उत्तराखंड यानी कि पर्यटन, और उत्तराखंड की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन से आता है। हमने चारों धाम के कपाट तो खोल दिए हैं, लेकिन अभी यात्रा संभव नहीं है और आने वाले कुछ समय तक भी हमें ये संभव होती नजर नहीं आ रही है। तो इसको लेकर अब सरकार के क्या कुछ कदम होंगे, क्योंकि लोगों की जो इच्छा है दूर दराज से, चाहे साउथ हो चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो, बहुत लोग उत्तराखंड हर साल आते थे लाखों की संख्या में। ऐसे में किस तरह से, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उनको दर्शन कराए जा सकते हैं, ई दर्शन कहा जा सकता है, या इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसा जो पर्यटन विभाग या सरकार सोच रही हो, जो तीर्थ यात्री जो हर साल आते थे उनकी सुविधा के लिए कुछ किया जा सकता है? सोनाली जी, ये सही है कि 4 धाम में बद्रीनाथ को छोड़कर 3 धाम के कपाट खुल गए हैं और अभी हमने वहाँ किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं है। पूजा पाठ उस रूप में अनुमति दी गई है, लेकिन किसी को भी एक धार्मिक रूप से अनुमति नहीं है कि कोई आदमी हरिद्वार से जाकर दर्शन करे या कोई आदमी देहरादून से जाकर दर्शन करे, ये अभी नहीं किया, क्योंकि इसमें हमें फिर भारत सरकार की गाइडलाइन क्या आएगी उसका अनुपालन करना है। साथ साथ इसी सवाल पर आपको रोकूंगी और दोबारा इसी सवाल से आगे बढ़ूंगी। कॉलर इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं, किस स्थान से, ये बताइए और अपना सवाल कीजिए। कौन से चैनल पे है? जी हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए मैम। जी मैं शबाना। जी शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं इस टाइम मुरादाबाद से। जी चलिए, अपना सवाल कीजिए। जी हमारा सवाल यही है, हम उत्तराखंड भीमताल से आए थे। जी जी बिल्कुल, सवाल कीजिए। आए थे अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ। जी, और हम यहाँ आकर फंस गए हैं और हमारे हस्बैंड भीमताल में ही हैं। जी तो आपका सवाल क्या है? आप वापस उत्तराखंड का रुख करना चाहती हैं या आपके जो हस्बैंड है उनको वापस मुरादाबाद आप बुलाना चाहती हैं? नहीं, हम अपने उत्तराखंड ही जाना चाहते हैं। बिल्कुल शबाना जी, चलिए। जी बिल्कुल शबाना जी, आपने टेलीविजन पर बहुत सारे नंबर देखे हैं। जी उन नंबरों पर फोन करके रजिस्टर्ड कराइए। आज उत्तर प्रदेश से 200 लोग आ रहे हैं, कल भी आएंगे, रोजाना आएंगे। हम आपको भीमताल में लेकर आएंगे। आप अपना रजिस्टर्ड करा दीजिए, अपना उन नंबरों पे किसी एक पर फोन करके लिंक को खोलकर वो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फोन है, उसी से कर दीजिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी हेल्पलाइन नंबर्स लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, इन फोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और कोशिश उत्तराखंड सरकार की निरंतर यही है कि जो भी इच्छुक लोग हैं जो राज्य की सीमाओं से बाहर हैं, वो अगर घर वापस आना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करें। हमने लिंक भी आपको लगातार हम थोड़ी देर पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे और उन लिंक पर आवेदन करने के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है कि वो कोशिश यही कर रही है कि जल्द से जल्द आप लोगों को उत्तराखंड की सीमा आपके घर तक पहुंचाया जाए, सकुशल पहुंचाया जाए। लगातार हम अपने नंबर्स जो उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं, आप देख सकते हैं पुलिस लाइन कंट्रोल रूम नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोशिश लगातार यही है, निरंतर यही कोशिश है कि आप जब फोन करेंगे तो आपकी जो समस्या है उसका संज्ञान लिया जाएगा और आपको घर वापस लाने की पूरी कोशिश उत्तराखंड सरकार निरंतर करे। हमारे साथ लगातार मंत्री जी भी यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। और एक नंबर और आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, SDRF कंट्रोल रूम का नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लैंडलाइन और मोबाइल नंबर दोनों ही आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश किए जा रहे हैं और इन नंबर्स पर आप कॉल करें। और उत्तराखंड के भीतर भी अगर आप कहीं फंसे हैं और आपको एक जिले से दूसरे जिले तक जाना है तो इसको लेकर भी आप अधिकारियों से इन फोन नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी, एक और फोन कॉल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, आप कहां से किस जगह से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और उसके बाद अपना प्रश्न कीजिए। हाँ नमस्कार जी, मंत्री जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे अंतर जनपदीय में जो जी सर, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर, जानकारी दीजिए। जी मैं नारायणगढ़ तमोली उत्तराखंड से। जी बिल्कुल, स्वागत है सर आपका, अब अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दूरदर्शन उत्तराखंड भी धन्यवाद करता हूँ कि जनता के लिए आपने ये सुविधा की है जी, शासन से डायरेक्ट बात करने के लिए। जी आप सवाल करिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा ये सवाल है मैडम जी, ये मंत्री जी से कि हमारे जो बच्चे फंसे हुए
श्रीनगर यूनिवर्सिटी में। जी जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देवाल, ये सारे बच्चे फंसे हुए हैं। हमने जी जनपति यातायात कब से खुलेगा? जी देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि हमने अभी तक जो बच्चे लेकर आए, विभिन्न जगह से हम लेकर आए हैं। चंडीगढ़ से जो बच्चे होंगे उनको भी हम लेकर आएंगे। आप रजिस्टर्ड करा दीजिए, उन बच्चों को बोलिए और रजिस्टर्ड करा देंगे। जितने बच्चे होंगे सबको लेकर हम आएंगे। अभी औरंगाबाद से भी हम लेकर आए, आप उनको कहिए तुरंत रजिस्टर्ड कराएं, हम उनको जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। घर छोड़ेंगे, लाकर आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी, ये उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही असर है, क्योंकि अब सबको उम्मीद है कि जो हमारे अपने हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अकेले हैं, उनको घर किस तरह से लाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हर एक का कहीं ना कहीं सवाल यही है कि अपने घर कब आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके प्रयास कितने सफल होते हैं, यही उसी का प्रमाण है। तो सर, बढ़ते हैं आगे, और स्वास्थ्य को लेकर हम सवाल कर रहे थे, पर्यटन को लेकर हम सवाल कर रहे थे। आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो यात्रा है और जो यात्री हैं उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। जी, इसमें मैंने कहा था कि हमारे 3 धाम के कपाट खुल गए जी, 4थे धाम भी अब खुल जाएंगे। ये सही है कि उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ यही है। 2013 में जब एक बड़ी आपदा आई थी तो उसके बाद हमारी इस यात्रा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हमने 2017 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को बुलाया और एक संदेश दिया कि उत्तराखंड एकदम सुरक्षित है, आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। इसका परिणाम हुआ कि 2017, 18, 18, 19 और 19-20 में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी 4 धाम यात्रा चली। बहुत भारी मात्रा में हमारा टूरिस्ट आया। लेकिन अब ये बहुत बड़ी त्रासदी खड़ी हो गई है और ये सही है कि इसमें जब तक हमें ऊपर से निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक इसको हम यात्रा को नहीं खोले जा सकता। हमने ये जरूर हम विचार कर रहे हैं, हमने 2 बार बैठे, 3 बार बैठे भी, हो सकता है कि जल्दी हम करें कि हम देश भर में एक कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाते हुए हम लाइव करें, हम उन लोगों को दिखाएं जो चाहते हैं, हम उनके घर में दिखाएं, हम उनके फोन पर दिखाएं। इस पर हमारा विचार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ओर सरकार सोच रही है। 2-3 बार हमने सोचा, बैठे हम लोग। बिल्कुल। तो एक और कॉलर इस वक्त मंत्री जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। आप कहाँ से फोन कर रहे हैं, जानकारी दीजिए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जड़ाऊ खान धुमाकोट से नरेंद्र गोनियाल। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं गोनियाल बोल रहा हूँ जड़ाऊ खान धुमाकोट से। जी जी गोनियाल जी बताइए। हाँ नमस्कार नमस्कार, आप आए हुए हैं पहले यहाँ? जी जी मैं आया हुआ हूँ। जी जी जी। तो मैं दरअसल ये बात जानना चाहता हूँ और इस विषय में मेरी एक ये सलाह भी है और प्रश्न भी है आपसे कि यदि 3 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ ढील होती है और आने वाले समय में कुछ उद्योग खुलने, स्कूल कॉलेज खुलने की कोई संभावना बनती है, तो जो हमारे लोग विभिन्न शहरों में, महानगरों में रोजगार में हैं या बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, क्या उन्हें वापस लाने की ज्यादा जरूरत है? नहीं गोनियाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं और वो बच्चे ऐसे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो परिवार वहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी अपनी परमानेंट सर्विस है, परमानेंट नौकरी है, परमानेंट बिजनेस है, परमानेंट काम कर रहे हैं, उनको स्कूल खुलने के बाद वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उन बच्चों को हम लेकर आएंगे। तो इसलिए गोनियाल जी, अभी ऐसे बच्चे जो वहाँ परिवार के साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी आने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि रोजगार उनका वहाँ है, परमानेंट रोजगार है, इसलिए अभी उन्हें अपने इस बारे में विचार नहीं करना है। विचार केवल उन्हें करना है जो हॉस्टल में रह रहे हैं या जो वहाँ जाकर किसी रूप में लॉकडाउन के अंतर्गत फंस गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो उनके सवाल था उसका जवाब उनको मिल गया होगा। तो मंत्री जी बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल का जवाब यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी। किसानों को लेकर, किसानों पर कहीं ना कहीं कोरोना की मार और उसके बाद कहीं ना कहीं अब मौसम की मार पड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से अभी बीते कुछ दिनों में बारिश देखने को मिली, उससे गेहूँ की फसल काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को लॉकडाउन के बीच किस तरह की राहत दी जा रही है? देखो, एक तो हमने 247 केंद्रों पर गेहूँ की खरीद शुरू कर दी है। हम लोग अपने जो भारत सरकार का मूल्य था उसमें हम 20 रुपये प्रति कुंटल बोनस दे रहे हैं और हमने ये 247 केंद्र एकदम तत्काल शुरू किए हैं
और कहा कि किसान जितना भी अपनी फसल लेकर आएंगे तुलवाएंगे, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और इसी सवाल पर दोबारा होंगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, आप किस क्षेत्र से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और अपना सवाल करिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और आपसे निवेदन है सर कि प्लीज अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं नारायण दत्त भट्ट, जिला उधम सिंह नगर, तहसील खाटीवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है सर, अपना सवाल कीजिए। मेरा क्वेश्चन है मंत्री जी से। जी तो मेरी लड़की देहरादून में 2 महीने फंसी है, जी, वो कैसे कराएगी? वो 3 तारीख बाद लॉकडाउन खुलेगा, गाड़ियां चलेंगी या नहीं चलेंगी, किस प्रकार करना? भट्ट जी, आप निश्चिंत रहिए। अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जितने ऐसे बच्चे, आप खाली रजिस्टर्ड करा दीजिए हमारे इन नंबरों पर, हम आपके घर तक, उधम सिंह नगर तक, खटीमा तक, वहां छोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप निश्चिंत रहिए, केवल आप रजिस्टर्ड करा दीजिए। बिल्कुल। तो मंत्री जी, वापस से अपने सवाल पर ही आऊंगी। किसानों को लेकर आप बता रहे थे कि किस तरह से किसानों को लेकर सरकार काम कर रही है। हमने गेहूं खरीद का काम शुरू किया है युद्ध स्तर पर। हमने कोई शुगर मिल बंद नहीं की, हमने किसानों की गन्ना कटाई बंद नहीं की, हमने किसानों की जो बुआई इत्यादि है हमने वो बंद नहीं की। हमने साथ साथ मनरेगा का काम शुरू कर दिया है। हमने उसके साथ साथ किसानों के लिए जो सब्सिडी देते थे हम बीज पर, पहले वो 3 तरह की सब्सिडी मिलती थी, कुछ बीज पर 50%, कुछ पर 60%, कुछ पर 25%। हमने उसको बढ़ाई है। जिस पर हम 50 देते थे 75 देंगे, जिस पर 60 देते थे 85 देंगे, जिस पर 25 से 50 देंगे। ये राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से करेगी। यानी किसानों को हम बीज भी सब्सिडाइज देंगे, हम उनकी फसल भी खरीदने को तैयार बैठे हैं। जहां बारिश के कारण खराब हुए सारे डीएम्स को निर्देश मुख्यमंत्री ने उसी दिन दिए हैं कि आप तत्काल उसका आकलन करिए, कितना खराब हुआ है, क्या हुआ है, उनको किस रूप में मदद होनी है, वो मदद हम लोग करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर किसानों का काम पूरी तरह से हमने प्रभावित नहीं होने दिया। हमने लॉकडाउन के दौरान भी उनको छूट दी है, अभी भी उनको पूरी तरह छूट है, और अब किसानों के संबंधित गाँव में सारे काम शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसानों को लेकर, फसलों को लेकर, हाँ जरूर एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे राज्य को है, वो है फ्लोरिकल्चर को लेकर, फूलों को लेकर, क्योंकि वो भी कहीं नहीं जा रहे, सारी मंडियां बंद हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो जरूर हम कहेंगे कि उसके बारे में जरूर हम लोगों ने कई बार चिंतन किया है, कई बार सोचा है कि उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने जितने हमारे वेयर हाउस थे, जितने हमारे मंडी या मंडी के बाहर ऐसे स्थान थे जो किसान चाहे वहाँ ले जाना चाहे, उसको वहीं हमने मंडी घोषित कर दिया। कोल्ड स्टोरेज को मंडी घोषित किया, वेयर हाउस को मंडी घोषित किया कि वो जाए वहाँ रख के अपनी मर्जी से बेचे। किसानों को ये भी छूट हमने दी है। तो इस प्रकार से किसानों को लेकर, उनकी फसलों को लेकर, उनके सारी व्यवस्था को लेकर हमने समय समय पर लॉकडाउन के अंतर्गत कैबिनेट के माध्यम से चिंता करते हुए और ये सारे निर्णय लिए हैं। और राज्य में ये मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से नुकसान नहीं हुआ या किसानों को प्रभावित नहीं हुए, प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमने इस प्रभाव को कैसे कम करें, इस पर हमने चिंता व्यक्त करते हुए काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपना नाम बताइए, आप किस क्षेत्र से कॉल कर रहे हैं, इसकी जानकारी दीजिए और अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए सर। नमस्कार मंत्री जी, मैं शुभम नोटियाल बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। जी सर, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मंत्री जी, सरकार ने जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए लोग थे उनके लिए तो सुविधा कर दी है आने की, लेकिन जो अपने ही राज्य में, यहाँ जैसे ऋषिकेश में, देहरादून में जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या जो बीमारी के कारण यहाँ फंसे हुए हैं और अब फसल कटाई का वक्त आ गया है, तो वो घर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 तारीख के बाद क्या सुविधा होगी? अभी 3 तारीख से पहले ही नोटियाल जी हम लोग सुविधा देंगे। 3 तारीख तक और 3 तारीख से पहले भी उनको जो यहीं के जनपदों के हैं उनको उनके जनपदों में भेजने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसकी आप चिंता मत करिए, वो भी हम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम भारत सरकार की गाइडलाइन को थोड़ा देखते हैं, जैसे जैसे गाइडलाइन मिलती है उस पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक गाइडलाइन जैसे जैसे हमें मिलेगी हम लोग विभिन्न जनपदों में भेजने का काम भी करेंगे। अगर कोई बीमारी इत्यादि के कारण है, तबीयत खराब है, तो इस प्रकार का पास लेकर तुरंत भी जा सकते हैं। आप वो नंबर लेकर आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, चूंकि आप ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में आप अपने जनप्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आपके पास है, मुझे बात कर लीजिए, हम आपको पास भी दिलवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मंत्री जी, तो बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी। जिस तरह से कोरोना की बात की जाए, आने वाले समय की बात की जाए,
कोरोना से जब ये देश उभरेगा और उत्तराखंड राज्य जब कोरोना से उभरेगा तो कहीं ना कहीं क्या मान सकते हैं हम कि कोरोना के निशान कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन की बुनियाद भी रख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से लोग वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो अब आगे चलकर यहीं बसना चाहेंगे या यहीं पर अपना काम शुरू करना चाहेंगे। ये भी क्या सरकार की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में है? इसको लेकर भी क्या सरकार अब कुछ सोच रही है? सोनाली जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है। हम लोगों ने जब लॉकडाउन के कारण कुछ लोग हमारे राज्य में आए, वो नौजवान हैं, वो वहाँ से काम करने वाले अन्य प्रकार के लोग हैं, उन सबको हमने संबंधित जिलाधिकारी को हमने निर्देश दिया। हमने कहा इन सब लोगों को 8 बिंदुओं पर इनकी राय लीजिए। कहाँ से आए हैं, क्या करते थे, राज्य में रहना चाहते हैं, क्या काम करेंगे, किस प्रकार का काम करना चाहते हैं, क्या आपको आवश्यकता है, राज्य सरकार से अपेक्षा क्या है। इसके लिए हमने अपने पलायन आयोग को लगाया और सारे डीएम्स ने इस सारे पत्रक को भर के सरकार को उपलब्ध कराया है। कई जिलों के आ गया है। इसमें हमने 3 तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं। पहली व्यवस्था हुआ कि जो वहाँ से लोग एक ऐसा काम करते थे जिसको हम कहते हैं मजदूरी करते थे या अन्य प्रकार का काम करते थे होटल में। दूसरे वो लोग हैं जो अपना बिजनेस करते थे। तीसरे वाले वो लोग हैं जो एक इंडस्ट्री इत्यादि में नौकरी करते थे। इन तीनों के लिए हमने ऑप्शन रखे हैं। हमारे यहाँ हमने क्या कहा है कि आप अपने क्षेत्र में यदि वहाँ कुछ काम छोटा करते थे, आप सब्जी की काम करिए, राज्य सरकार आपको हेल्प करेगी, राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, संसाधन उपलब्ध कराएगी। आप डेयरी प्रोडक्ट का काम करिए, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। आप अन्य छोटा इस प्रकार का काम अपना जोड़िए, राज्य सरकार आपको सहायता उपलब्ध कराएगी। आप यदि थोड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो राज्य के अंदर हमने 19 ऐसी नीति बनाई है जो राज्य सरकार के लोगों को उसमें बेनिफिट मिलेगा। उसमें हमारी छोटे जैसे बिजली के छोटे संयंत्र लगाना, अरोमा का तैयारी करना, इस प्रकार से ये सारी नीति हम उनके सामने रख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर अगर आप करना चाहते हैं तो 5 करोड़ तक के काम हम यहाँ स्थानीय लोगों को देंगे। तो यानी राज्य के अंदर पैरूल नीति से लगाकर, अरोमा नीति से लगाकर और ये सारी नीति हमने परिवर्तित की है। ये हम उनके सामने रखेंगे कि ये आपके सामने है। राज्य सरकार आपको पूरी सहायता करेगी, बैंक से लगाकर और राज्य सरकार की सहायता तक हम आपको देंगे। अगर हम इसमें से ऐसे लोगों को रोकने में सफल हो जाते हैं जो वास्तव में रुकना चाहते हैं, तो ये निश्चित रूप से रिवर्स प्लान तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको बल्कि ये बोलेंगे कि जो लोग इन सब संसाधनों के कारण गए और परिवार के साथ गए, वो लोग रिवर्स प्लान में आएंगे। जो खाली पूरे परिवार से एक ही व्यक्ति गया, वो तो फिर यहाँ रह जाए तो परिवार तो ऑलरेडी यहाँ है। तो हम इस पर भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी सवाल पर चर्चा जारी रहेगी। एक कॉलर इस वक्त मंत्री जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, आप किस जगह से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और अपना सवाल कीजिए। जी आपसे निवेदन है, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कृपया बंद कर दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम इतवारी लाल है। जी सर, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं सर? सर आपसे निवेदन है, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर, जानकारी दीजिए। यूपी डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से बात कर रहे हैं। मेरे भाई हरिद्वार में फंसे हैं। जी जी, आगे सवाल करिए पूरा। हाँ, वो मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट शाहजहां वो हरिद्वार में फंसे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, किसी कंपनी में हैं। जी सुनिए, आप अपना जो नंबर आपके पास हमने अपने यहाँ भी दिखाए हैं, आप अपने जिले में भी वहाँ उन नंबरों पर आप कहिए यूपी से हम लोगों को लेकर आ रहे हैं, फिर यूपी लोग वापस भी जाएंगे, तो आप उनको तुरंत रजिस्टर्ड कराइए जिससे कि वो कल ही वापस चले जाएं। सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। आप तत्काल नंबर, अपना फोन नंबर करके रजिस्टर्ड करा दीजिए अपने आप को। तो बिल्कुल दर्शकों, तमाम जो नंबर्स हैं वो लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। हमने वो लिंक भी फ्लैश किया जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो लगातार कोशिश यहाँ पर यही है कि जब आप फ़ोन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करेंगे तो कोशिश सरकार की यही है कि जल्द से जल्द आपको वहाँ से वापस अपने राज्य बुलाया जा सके। तो सर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से रिवर्स पलायन ना इसे कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधन वो एक तरह से तैयार किए जा रहे हैं जिससे अगर कोई उत्तराखंड का जो वासी है वो बाहर कोई कहीं ना कहीं लगभग सेम ही काम करता था तो वो अब बाहर ना जाए और उत्तराखंड में ही वापस अपने जो काम की शुरुआत एक बार फिर से कर सके। ये हमने पूरी कंप्लीट अध्ययन भी किया है, अध्ययन कराया भी है, डीएम्स को लगाए हैं, पलायन आयोग को लगाया है और ये सारी रिपोर्ट आ गई है। अब उन लोगों को हम एक एक करके बुलाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और उनको इसलिए तैयार करेंगे कि आप यहीं राज्य में रहिए, जो काम करना चाहते हो राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है।
मैं समझता हूँ कि इसमें से ऐसे कुछ लोग रुकने में सफल हो जाते हैं जो जिनका परिवार सहित वहाँ चले गए थे, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे लोग जो परिवार यही था तो वो उस परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सर, मनरेगा को लेकर भी कई सवाल आते हैं कि क्या उसके भी दिन बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के पास अब जो इतना जो बीच का जो समय गया है उससे उबरने के लिए कहीं ना कहीं उनको ताकत मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से इसके लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है, अनेक राज्यों ने किया है कि जो मनरेगा में इसको 150-200 दिन तक कैसे कर सकते हैं। इससे गांव में जो लोग हैं, खास तौर पर जो इस लॉकडाउन के कारण एक ऐसी स्थिति में है, किसानों को भी नुकसान हुआ है, उनको भी नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो जीविका है वो उस संसाधन के रूप में वही रहती है जो मनरेगा के काम है। यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा और भारत सरकार में हमने कहा है। बिल्कुल। तो सर, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगला साल यानी कि 2021 और कुंभ का साल है, ऐसे में तमाम कार्य हैं जो बीच में कहीं ना कहीं उन पर फर्क पड़ा होगा। अब समय निश्चित है, एक समय जो है वो एक निर्धारित है और काम बहुत ज़्यादा है, तो वो डेडलाइन भी कहीं ना कहीं चिंता का एक कारण होगा। इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और अपना सवाल रखिए। जी, आपसे निवेदन, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना नाम बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यमकेश्वर से बोल रहा हूँ, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से। जी, आपका नाम क्या है सर? कैलाश लखेड़ा बोल रहा हूँ, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल कीजिए सर। माननीय मंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मैं पौड़ी जिले में जो है मनरेगा के तहत जो रोजगार सेवक सभी लोग काम कर रहे हैं जी, वो भी अपने कोरोना योद्धा के रूप में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो 5% बढ़े हुए मानदेय को अभी तक जिला विकास कार्यालय के द्वारा अवमुक्त नहीं किया गया है। जी कैलाश जी, इस पर हम मनरेगा में किस प्रकार से दिनों को भी बढ़ाए और ये आपने जो बताया इसके लिए भी हम लोग बातचीत करके इसको करेंगे और साथ साथ कुछ दिन बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा। हम काम कर रहे हैं। % जो बढ़ा हुआ है वो मिलना चाहिए सबको। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि इस ओर कार्य किया जा रहा है, लगातार इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और जल्द ही आपको कोई ना कोई सूचना इस सवाल को लेकर दी जाएगी। सर, तो मेरा जो सवाल था कुंभ को लेकर, जो रुके हुए कार्य हैं उस पर अब ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय कम है और लगातार कम होता जा रहा है और एक बड़ा आयोजन उत्तराखंड को करना है। देखिए सोनाली जी, ये तो बहुत बड़ी एक चुनौती है। हम लोगों ने जितने परमानेंट काम शुरू किए थे, वो परमानेंट काम का जो हमने डेडलाइन दी थी वो नवंबर और दिसंबर दिया था, और 40 दिन का लॉकडाउन, मजदूर टेक्निकल वापस चले गए, जो टेक्निकल नहीं है उसमें से भी 25-30-40% यहाँ हैं, बाकी सब चले गए। ये अब हम राज्य वाइज खुला है तो हो सकता है ये भी वापस जाए। कुल मिलाकर हमारे पास दिसंबर तक का समय था, दिसंबर में नोटिफिकेशन हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कुंभ होना है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने। अभी 3 तारीख के अब हमने काम सारे खोल दिए हैं, हमारे पुलों के काम शुरू हो गए हैं, नेशनल हाईवे का काम शुरू हो गया है, हमारे परमानेंट जो काम हम कुंभ की दृष्टि से कर रहे थे तो शुरू हो गए हैं। लेकिन अब हम इसकी समीक्षा 3 तारीख के बाद करेंगे कि कब इनकी दोबारा से डेडलाइन इनको देंगे, दोबारा से इनको फाइनल किस प्रकार करेंगे, मजदूरों की व्यवस्था क्या होगी। लेकिन हमारा प्रयास है कि कुंभ शुरू होने से पहले ये सारे काम कंप्लीट हो जाएं। ये हमारे सामने चुनौती भी है, और चुनौती भी इस रूप में है कि पूरी दुनिया इस कुंभ को, ये हमारा एक सांस्कृतिक महत्व का एक ऐसा आयोजन होता है जिसको पूरी दुनिया देखती है। 2010 में याद होगा आपके कि सैकड़ों कंट्री के लोग, 120 से ज़्यादा देशों के लोग आए थे। अभी इलाहाबाद में हुआ अर्धकुंभ था, वहाँ भी सैकड़ों से ज़्यादा देशों के लोग आए। तो ये एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, तो निश्चित रूप से इसको हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे और चुनौती के रूप में लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम विजय भंडारी है। जी भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं मसूरी के पास एक सुहाखोली एक गांव है, वहाँ से बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल सर, अपना सवाल कीजिए सर। मेरा बेटा दिल्ली में है सर, वो लॉकडाउन में फंस रखा है वहाँ से। उसके पास में अपनी बाइक है, मेरे बेटा और मेरे भाई का बेटा दोनों अपनी अपनी बाइक में हैं दोनों। जी, वो कहाँ पर फंसे हुए हैं?
दिल्ली में है कि मैक्स हॉस्पिटल के आसपास में है कहीं पे ना? जी आप भंडारी जी, आपके यहाँ रह रहे हैं वो पे? भंडारी जी, वो अपनी बाइक से वापस आना चाह रहे हैं सर। हाँ भंडारी जी, आप उन बच्चों को कहिए कि हमारा उत्तराखंड सदन में संपर्क कर लें। जी जी उत्तराखंड सदन हमारा वहां पर है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेके जब दिल्ली में छूट होती है तब सदन में चले जाएं। वहां हम निर्देशित कर देंगे, वहां के अधिकारी उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जी ने बैठक की और कई विषयों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनको सुझाव भी दिए और साथ ही साथ स्थिति भी बताई। किस तरह के दिशा निर्देश वहाँ से मिल रहे हैं, किस तरह की संभावना है अब 3 तारीख के बाद जिस तरह की स्थिति अभी है लॉकडाउन 2.0, 3 तारीख के बाद अब किस तरह की स्थिति नजर आती है और मुख्यमंत्री ने किस तरह से वहां पर क्या क्या सुझाव रखे, प्रधानमंत्री जी का क्या उन चीजों पे, और ये भी सुनने में आया कि सराहना भी हुई है उत्तराखंड में जिस तरह की स्थिति इस वक्त है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य की जो व्यवस्था थी उनको लेकर सराहा कि छोटे राज्यों में बहुत अच्छा काम इस रूप में किया गया है। हमने किस प्रकार से कोरोना को अपने पहाड़ के जिलों में जाने से रोका है, इसके लिए उन्होंने फ़ोन करके भी मुख्यमंत्री जी को सराहा है, कहा है कि आपने अच्छा काम किया और वहाँ जाने से रोकिए। अगर कोई गांव में जाना भी चाहता है तो गांव में उसको भेजने से पहले क्वारंटाइन करिए, ज़रूर करिए, ये भी उन्होंने कहा है। दूसरा, जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि लॉकडाउन 2 के बाद क्या रहेगा, इसमें हमारे राज्य में हमने सारा कुछ बताया है। एपिडेमिक एक्ट ये भारत सरकार का एक्ट है, इसमें राज्य सरकार को बहुत कुछ करना नहीं है। भारत सरकार जितने अधिकार राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार को उनमें उतने अधिकारों का प्रयोग करना है। हमने उनका प्रयोग करते हुए अपने कुछ जिले खोले हैं, अभी हमें और अधिकार मिलेंगे तो हम बाकी जिलों को भी खोलने की तरफ बढ़ेंगे। उन्हीं का उपयोग करते हुए हमने अपनी इंडस्ट्री, किसान, कंस्ट्रक्शन के काम ये सारे खोल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है राज्य के अंतर्गत, तो हम अपने राज्य को सुचारू रूप से हम करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर हम करेंगे कि जो हमारे ये 3-4 जनपद हैं, इनको जरूर हम जनपद के प्रयास करेंगे कि जहाँ कोरोना पॉजिटिव आता है उन जनपदों से लोग उन जनपदों में ना जाएं जहाँ कोरोना नहीं है, ये जरूर हम व्यवस्था बनाएंगे। तो इसमें किसी को पैनिक होने की बजाय सहयोग करने की आवश्यकता है, वो सहयोग करेंगे, करना भी चाहिए। बिल्कुल सर। तो एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अपना नाम बताइए, आप किस जगह से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और अपना सवाल रखिए। जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रोजी सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जोनी मोहरी प्रकाशी। जी, अपने एक तो टेलीविजन का वॉल्यूम सर प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए और उसके बाद एक बार फिर से अपना नाम दोहराइए। कमल साहब जी, हमारा जो प्रश्न है सर जी मैम ये है कि हमारा जो जनपद उत्तरकाशी में ग्रीन जोन में है जी, अगर इसमें लॉकडाउन की छूट मिलती 4 तारीख से, तो हमारी जो मार्केटिंग है इस 3 भाग में बंटा हुआ, गंगा वैली, यमुना वैली और टॉन्स वैली, तो गंगा वैली की मार्केटिंग तो ऋषिकेश से और यमुना वैली टॉन्स वैली की मार्केटिंग है विकास नगर से जी। तो मेरे सुझाव माननीय मंत्री जी से कि विकास नगर आदि आवागमन के लिए खोल दिया जाए ताकि राशन की आपूर्ति हो सके, सामग्री आदि। जी सर। जी, कहीं ना कहीं उनका तो देखिए सिंह साहब, आपने जो सवाल किया है हमने पहले से इसको शुरू में बताया भी है, अभी बता रहा हूं। हम लोग इस सब की चिंता कर रहे हैं, किसी तरह की कोई सामग्री की कमी हमारे पास नहीं है। सामग्री हमारे पास अगले 6 महीने तक की पर्याप्त मात्रा में है और आने वाले समय में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, हमने कंट्रोल रूम जो देहरादून में बनाया वो रोज अध्ययन करता है। रोज अध्ययन करके चाहे सब्जी हो, मिल्क प्रोडक्ट है, खाद्यान्न हो, जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता जनपद में उतनी हम उसको सुव्यवस्थित सुनिश्चित करते हैं। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का कि जो विकासनगर से, देहरादून से, सहारनपुर से जो सामान जाता है वो सामान जाएगा, कुछ शर्तों के साथ जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग का समय निश्चित होगा, सैनिटाइज करके हो जाएंगे, लोगों की डॉक्टरी होगी जब जाएंगे उन सबको हम कि कहीं उसमें कोरोना के किसी तरह के सिम्टम्स ना हो। ये सारा हम आपके लिए वहाँ उस जनपद को ठीक रखने के लिए करेंगे। इसमें भी हम कहना चाहते हैं आप सब लोगों को कि सहयोग राज्य सरकार के दिशा निर्देशों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको करना है।
बिल्कुल सर, और एक आखिरी सवाल आपसे अब जानना चाहूँगी। जिस तरह से लगातार हम कहते आए हैं कि उत्तराखंड की स्थिति तमाम राज्यों से बेहतर है, सरकार निरंतर प्रयासरत है और कोरोना वॉरियर्स भी जी जान से लगे हुए हैं। इस जो गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए कि हम और राज्यों से बेहतर हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, किसको श्रेय देंगे इस पूरी जो इस वक्त का जो माहौल बना है उत्तराखंड में, जो सकारात्मक नज़र आता है, किसको आप पूरा श्रेय देंगे? इसमें देखिए, कोरोना वॉरियर्स चाहे वो हेल्थ वाले हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो हमारे पर्यावरण मित्र हों, चाहे हमारे आप जैसे लोग काम करने वाले लोग हैं जिनके माध्यम से हम संदेश देते हैं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, यहाँ की सरकार हो, सबको जाएगा। सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, कहीं भी समानांतर लाइन नहीं है। और मैं विपक्ष के मित्रों से भी कहूँगा कि आपने जितना धैर्य और संयम रखकर और इसमें जनता के साथ खड़े हुए हैं, अच्छी बात है। आप आगे भी जब तक कोरोना हार ना जाए, जब तक कोरोना पराजित ना हो जाए, आप उसी धैर्य और संयम के साथ जनता के साथ खड़े हुइए। आप अलग लाइन मत बनाइए, आप भी खड़े मत होइए। मैंने कल देखा, कल कुछ ऐसी स्थिति बनी, वो नहीं होना चाहिए। इस समय हमें कोरोना को एक ही उद्देश्य से, सबका पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कोई काम करने वाले लोग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सरकार हो, सरकार के लोग हों, कि हमें कोरोना को हराना है। और इसके लिए एकजुटता सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जिसको लेकर हम इसको हरा पाएंगे। चलिए सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे जनता को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारे कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। लगातार देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।